पिता के यानी कि उदित बजाज के मोबाइल पे एक कॉल आता है। ये कॉल भी उनकी बेटी का था और वो कहती कि पापा अब आप एक काम करो, एक और इलाके का नाम बताती है जो हाईवे पर है, वहाँ से दूर है। कहती मैं वहाँ पर हूँ, आप वहाँ पे आ जाइए। अब उदित बजाज अपनी वाइफ को वहीं वनखंडी मंदिर छोड़ देते हैं और बेटी को लेने के लिए उधर चले जाते हैं क्योंकि 2 गाड़ी थी। अब वो उधर पहुँचते हैं। जब वो वहाँ मौके पर पहुँचते हैं तो पहुँचते ही अब उनके मोबाइल पे फिर एक कॉल आता है। फिर बेटी ने कॉल किया, उसने कहा पापा मैं लिफ्ट लेकर घर पहुँच गई हूँ, अब मैं घर पर हूँ। पिता कहते हैं चल तो ठीक है। इसके बाद वो वापस वनखंडी मंदिर पहुँचते हैं ताकि अपनी बीवी को लेकर फिर साथ दोनों जा सकें और बता सकें कि अब बेटी घर पे है। वो वनखंडी मंदिर पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं बीवी की कार तो है लेकिन बीवी नहीं है। आसपास तलाश करते हैं, कहीं नहीं मिलती। इधर उधर ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलती। रिश्तेदारों को, परिचितों को फ़ोन करते हैं, कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। रात हो जाती है। रात तक बीवी का कोई पता नहीं। अंजलि बजाज गायब। मजबूरी में फिर अंजलि के पति उदित बजाज देर रात पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, एक बिजनेसमैन की वाइफ गायब हुई। पुलिस हरकत में भी आती है। इसके बाद तलाश इधर उधर शुरू करती है। शुरुआती बयान लिए जाते हैं। उसमें पता चलता है कि आखिरी कॉल जो है वो बेटी का ही था। सारी कहानी सामने थी, लेकिन पूरी रात बीत जाती है, अंजलि बजाज का कोई सुराग नहीं मिलता। अब अगला दिन आता है। अगले दिन भी पुलिस ढूंढ रही है। इसी दौरान पुलिस को खबर मिलती है कि इस वनखंडी महादेव टेम्पल से करीब 800 मीटर की दूरी पर एक जंगल है और वहाँ पर एक नाला है और उससे कुछ दूरी पर यमुना है। तो टेम्पल और यमुना के बीच में एक लाश पड़ी हुई है, एक महिला की लाश। पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस मौके पे पहुँचती है, लाश देखती है। इधर अंजलि की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से थी। पुलिस को डाउट होता है। लाश का हुलिया और गुमशुदा अंजलि का हुलिया पुलिस के जहन में था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि मामला गड़बड़ है। फ़ौरन अंजलि के जो पति हैं उनको खबर दी गई। उदित भागते हुए आते हैं, लाश देखते हैं और रोने लगते हैं। वो लाश उनकी गुमशुदा बीवी की थी, यानी अंजलि बजाज की। अब एक बिजनेसमैन की बीवी एक दिन पहले गायब हुई और उसके बाद लाश मिली। लाश की हालत भी ऐसी कि गला कटा हुआ, चाकू का धार था, पेट पे अनगिनत वार थे, हाथ पर अनगिनत वार थे। ऐसा लगा बेदर्दी से चाकू से मारा गया है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब गुमशुदगी की जो रिपोर्ट थी वो 302 यानी कि कत्ल में बदल गई। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। एक बिजनेसमैन की वाइफ थी, हो सकता है कारोबारी दुश्मनी हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पुलिस ने हर तरीके से अब जांच करने का फैसला किया। पुलिस जांच करती है, कोई सुराग नहीं मिलता है। लौट कर पुलिस कहती है कि चलो अब शुरू से कड़ियों को जोड़ते हैं। यानी कि 7 जून की दोपहर से या दोपहर के बाद शाम से जब अंजलि घर से निकली, क्यों निकली, कहाँ निकली, किसके कहने पर निकली, अब यहाँ से तफ्तीश शुरू होती है। इस तफ्तीश के बाद एक ऐसी कहानी सामने आती है जो अलग अलग शक्लों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग नाम से बहुत बार दोहराई गई है। तो यहाँ आगरा में जब पुलिस ने शुरुआत से तफ्तीश करने का फैसला किया तो सबसे पहले उन फ़ोन नंबरों को खंगाला गया और चेक किया गया कि बेटी के अलावा और किस किस के कॉल थे आखिरी वक्त में, यानी कि अंजलि की गुमशुदगी से पहले। जब मोबाइल के अंदर झांका गया तो पता चला कि जिस वक्त अंजलि घर से निकली उसके बाद से सिवाय व्हाट्सएप मैसेज के जो खुद उनकी बेटी ने भेजा था, नाबालिग बेटी ने, और उसमें लिखा हुआ था कि मम्मी मैं यहाँ जो वनखंडी मंदिर है वहाँ पर आप मुझे लेने आ जाओ, तो उस पूरे नंबर को खंगाला गया। इसके बाद और कोई कॉल नहीं। तो इसका मतलब है कि आखिरी बार वो अपनी बेटी के कहने पर गई। उधर जो पिता हैं उदित बजाज, उनके कॉल को खंगाला गया, उनके मोबाइल को। तो आखिरी कॉल जो था वो कॉल भी उनकी बेटी का था कि आप एक जगह वहाँ पर, एक हाईवे, आप वहाँ पर आ जाओ, मैं वहाँ पर हूँ। और फिर दूसरा कॉल आता है कि मैं तो घर पहुँच गई, आप घर आइए। तब माँ, मतलब पिता की जो सारी बातें थी वो सारी चीज़ कॉल्स की डिटेल के साथ सामने आ गई। अब पुलिस ने कहा कि चलो बेटी के भी मोबाइल को खंगालते हैं। तो उन्होंने उस नाबालिग बेटी के भी मोबाइल को खंगाला। उसने कॉल किया, उसके जो मैसेज थे वो भी थे। लेकिन चूंकि आखिरी बार बातचीत उसी ने की थी, इसलिए अब आगे का रास्ता वही दिखा सकती थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसने बताया कि मैं घर से निकली थी, फिर मैं पहुंच गई
बनखंडी मंदिर के पास। तो मुझे कहा माँ उधर परेशान थी, तो मैंने कहा कि माँ लेने आ जाओ। पर मैं वहाँ पहुँची तो माँ नहीं आई थी, माँ गायब थी। पिता को उसने कहा कि मैंने उनसे भी कहा था तो वो भी नहीं आए, तो मैं फिर उधर निकल गई। लेकिन ये बात कुछ अजीब लग रही थी कि इंतज़ार क्या, जो टाइमिंग थी, अगर बाप को बुलाया तो वहाँ पे होना चाहिए, माँ को बुलाया तो यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये अलग अलग जगहों पर एक साथ, माजरा क्या है। अब पुलिस ने नाबालिग बेटी के मोबाइल में झांकने का फैसला किया। झांकने का जब फैसला किया तो एक चीज़ हैरान करने वाली थी, उसके कॉल डिटेल, उसके व्हाट्सएप चैट सब डिलीटेड थे। पुलिस को लगा ये क्या है। खैर पुलिस ने उसको दोबारा रिट्रीव कराने का फैसला किया, लेकिन इसी दौरान में पुलिस ने उस नाबालिग लड़की के मोबाइल की गैलरी में जब झांका तो कुछ तस्वीरें मिली। उनमें एक तस्वीर की तरफ पुलिस का ध्यान गया। वो तस्वीर कुछ ऐसा था जैसे एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं बैठते हैं बाइक पर, अमूमन टू व्हीलर पर। तो पुलिस ने देखा एक लड़का है जिसके साथ ये लड़की बैठी हुई है। उस तस्वीर को ध्यान से देखा, उसने पूछा, फिर लड़की से पूछा गया कि कौन है, तो उसने कहा बस यूं ही दोस्त है। तो उसने कहा बॉयफ्रेंड, बोला नहीं ऐसा कोई नहीं है, बस दोस्त है, तो बाइक पर बैठते हैं। उसने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर पुलिस ने और बोला कि मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है, कई बार स्कूल जाती हूँ तो बैठ गई। पुलिस को भी लगा हो सकता है, लेकिन पुलिस को पता नहीं क्यों लगा कि इस बाइक और इस लड़के के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। पुलिस ने उस तस्वीर में जो बाइक का नंबर था वो नंबर नोट कर लिया। उस नंबर के ज़रिए उस बाइक का रजिस्ट्रेशन निकाला गया नंबर। तो पता चला कि ये बाइक एक प्रखर गुप्ता नाम के लड़के के नाम रजिस्टर्ड है। अब जब ये नाम आया तो फिर पुलिस ने कहा इसके बारे में तफ्तीश करो। तो एड्रेस मिल चुका था। आगरा के करीब ही एक गांव में इसका एड्रेस लिखा हुआ था। पुलिस की टीम गांव से घर पहुंची। वहां पहुंची तो माँ और एक उसका भाई था वहाँ। माँ से पूछा कि प्रखर कहाँ है। माँ ने कहा कि वो 3 दिन पहले ही निकला, केदारनाथ जाना था उसको, और वो केदारनाथ की यात्रा पर गया 3 दिन पहले। पुलिस ने कहा ठीक है। अब 3 दिन पहले केदारनाथ कह कर गया है, तो पुलिस को लगा हो सकता है वहाँ गया, और इस दौरान में पुलिस ने फटाफट एक उत्तराखंड के लिए टीम भी निकाल दी। लेकिन अब घर वालों से प्रखर का मोबाइल नंबर भी मिल गया था। अब पुलिस ने उस नंबर के कॉल डिटेल को चेक किया तो पता चला कि आखिरी 3 दिनों में उसके मोबाइल का लोकेशन आगरा में ही था। माँ कह रही है कि वो केदारनाथ गया है, मोबाइल कह रहा है कि वो आगरा में है। अब यहाँ से पुलिस का शक सीधे प्रखर पर। प्रखर की अब तलाश शुरू हुई और आखिरकार प्रखर पकड़ा गया। प्रखर पकड़ा गया तो उसके साथ उसका एक और दोस्त, शालू उसका नाम, वो भी पकड़ा गया। अब दोनों को पुलिस पकड़ कर लाई और पूछताछ शुरू हुई। उसने कहा कि तुमने अंजलि को मारा है। उसने कहा नहीं। अच्छा, इधर अब प्रखर की जब एंट्री हुई तो पुलिस भी थोड़ा सा, शुरुआत में सबूत तो कोई है नहीं, बट उसे ये कि प्रखर कोई ना कोई उसमें रोल प्ले कर रहा है। तो इस दौरान में अब जो उदित बजाज है, अंजलि के हस्बैंड, उनसे पुलिस ने पूछताछ की। तब उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त पहले मेरी बेटी अक्सर एक प्रखर नाम के लड़के से बातचीत किया करती थी। मोबाइल में उसके साथ बाइक पर घूमते हुए उसकी तस्वीरें थीं, और मेरी वाइफ ने वो सारी चीज़ें देखी। उसके बाद बेटी को डांटा। हर माँ और बाप यही करते हैं कि अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी बच्ची हो, तुम ये कहाँ प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ी हो, तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो और उस लड़के से मत मिलना, स्कूल जाओ, और अगर उस लड़के ने कुछ किया तो उसे जेल भिजवा दूंगी। माँ को ये बात पता चल गई। माँ ने इसके बाद बेटी पर पहरा बिठा दिया। उसका जब भी मोबाइल या कॉल घर पर आता वो उस पर नज़र रखती, पूछती किसका कॉल था। मैसेज, उसके सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स को अब माँ चेक करने लगी और उसे टोकने लगी। ये बात बेटी को अब लगातार नागवार गुजर रही थी। उसे लगा माँ उसको लगातार टोक रही है। उसने प्रखर से ये बात बताई। प्रखर ने कहा कि हो सकता है अब हमें ये मिलने ना दें। ऊपर से प्रखर को ये भी डर कि ये बिजनेसमैन फैमिली है, पुलिस में भी इनकी अच्छी पहचान है, तो कहीं जो माँ ने धमकी दी है कि उसको पुलिस से अंदर करवा दूंगी तो सच में वो मुझे पकड़वा ना दे। ये सारी चीज़ें प्रखर के दिमाग में और इधर लड़की के भी दिमाग में। तो उदित बजाज ने ये बात पुलिस को बताई कि हाँ, ये था जिसकी वजह से घर में झगड़ा भी हुआ और मेरी वाइफ ने इसको डांटा भी और फिर इस पर नज़र रख रही थी। अब पुलिस को कहानी समझ में आई। चूँकि प्रखर और उसका दोस्त दोनों पुलिस की गिरफ्त में था, उससे पूछताछ शुरू की। लेकिन प्रखर इतना शातिर, और शायद फिल्मों और वेब सीरीज़ का असर था, क्योंकि वो वेब सीरीज़ बहुत देखता था, वो पुलिस के सामने बिल्कुल नहीं डरा, बिल्कुल नहीं सहमा, बल्कि ओपनली बार बार पुलिस से कहता आप क्यों इस मामले में एक बेकसूर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं कोई बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं मतलब एक आम हूँ इंसान, तो आप मुझे झूठे केस में फंसा देंगे। आप चेक कर लीजिए, आप मेरे फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए, आप लोकेशन, मेरे मोबाइल का लोकेशन देख लीजिए, मौके वारदात पर था कि नहीं था, आप मेरे ब्लड सैंपल से आप मैच करा लीजिए क्राइम सीन को। वो सारी जो चीज़ें हैं जो वेब सीरीज़ और क्राइम सीन में या कोर्ट रूम में दिखाया जाता है कि एक मर्डर सीन के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, वो सब रटा हुआ था। और वो एकदम पुलिस से यही कह रहा था कि आप कोई भी एक सबूत देख लीजिए जो मेरा डायरेक्ट इस मर्डर में इन्वॉल्वमेंट साबित करता हो, तो आप मुझे पकड़ लीजिए। अब उसके इस कॉन्फिडेंस और उसके इस बोलचाल के तरीके से कुछ वक्त के लिए पुलिस को भी लगा कि शायद उन्होंने गलत लड़के को उठा लिया, और वो मुंह खोलने को तैयार नहीं। सेम उसके दोस्त का हाल। अब पुलिस परेशान, इधर शहर के एक बिजनेसमैन की वाइफ का कत्ल हुआ है, लोग भी पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। आखिरकार अब पुलिस को लगा कि कुछ दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, और पुलिस ने फिर यही किया। अब पुलिस ने दूसरा तरीका अपनाने के लिए जो फैसला किया वो ये कि प्रखर ऐसे टूटेगा नहीं, तो इसकी कमज़ोर कड़ी क्या हो सकती है। पुलिस प्रखर की माँ और उसके भाई को थाने ले आई। अब पुलिस ने माँ को बताया कि देखिए, हम थोड़ा सा झूठ बोलेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, अगर आपके का बेटा बेकसूर है तो हम उसे कुछ नहीं करेंगे। तो माँ ने कहा ठीक है। अब प्रखर का माँ और भाई दोनों थाने में, प्रखर सामने बैठा हुआ। अब पुलिस ने प्रखर की माँ के सामने प्रखर से पूछताछ शुरू की, तब भी उसका रवैया वही। फिर पुलिस ने अपनी पुलिसगिरी दिखाई और उसने कहा देखो, हमें जानते हैं कि तुमने ये कत्ल किया है, तो और तुम्हारे इस पूरे मामले में तुम्हारी माँ और भाई भी शामिल है साजिश में, तो हम इन दोनों को भी जेल भेज रहे हैं। जब प्रखर को लगा कि उसकी माँ और भाई भी जेल चले जाएंगे, तो फिर वो टूट गया। उसने कहा कि जो भी हुआ उसमें मेरी माँ और मेरे भाई का कोई रोल नहीं है, इन्हें तो पता तक नहीं है। और फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। इधर माँ की कहानी ये थी प्रखर की कि जब उसने सुना तो बहुत रोई। हुआ ये था कि प्रखर की माँ के ऊपर एक दौर में उसने बड़े दर्द सहे थे। जहाँ गांव में रहती थी वो आगरा के करीब, तो पुरानी दुश्मनी के चलते, पुश्तैनी दुश्मनी के चलते उसके ससुर का कत्ल हो गया था। फिर 2003 या 4 में उसके हस्बैंड का भी कत्ल हो गया। तो पहले ससुर फिर हस्बैंड, इन दोनों का कत्ल हो गया। अब प्रखर की माँ ने अपने दोनों बच्चों को इन माहौल से दूर रखने के लिए गांव से आगरा आ गई, ताकि अपने बच्चों को अच्छी तालीम देगी, अच्छी परवरिश देगी, और वो बड़े होकर अच्छे इंसान और बड़े इंसान और कामयाब इंसान बनेंगे। इसीलिए वो लेकर आई आगरा में, उन्हें अच्छे जगह पे पढ़ाया लिखाया जितनी उसकी हैसियत थी। फिर उसने बताया कि हाल में उसने ज़िद की कि उसे मोटरसाइकिल चाहिए। उसने 2.25 लाख रुपए की एक बाइक उसको ख़रीद कर दी। फिर उसने ज़िद किया कि उसको केदारनाथ जाना है, तो उसने वो भी इजाज़त दी, और वो 4 जून को घर से यही कहकर निकला था कि वो केदारनाथ जाएगा। लेकिन इधर हुआ ये कि अब चूंकि उस नाबालिग बेटी की माँ यानी कि अंजलि को सारी कहानी पता चल गई थी, उसने धमकी दी थी कि वो प्रखर को पुलिस से पकड़वा देगी। इधर बेटी के ऊपर पहरा था, ये उम्र थी, उसे लगा कि माँ उसकी दुश्मन है। और इसी के बाद उसने और प्रखर ने तय किया कि ये जो रोक टोक है, इससे एक ही सूरत में आज़ादी मिल सकती है कि माँ को रास्ते से हटा दो। बेटी ने यह प्लान बनाया, प्रखर इसके लिए तैयार बैठा हुआ था। इसी के बाद पहले इन लोगों ने 6 जून को ही यह तय किया था कि मारेंगे अंजलि यादव को। बाकायदा प्रखर अपने दोस्त के साथ आगरा आया, वहाँ एक होटल में रुका, और बाइक से ही 6 तारीख को ये दोनों निकले। लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और थोड़ी सी चोट आई। इन्होंने अपना इरादा बदल दिया कि उस दिन नहीं करेंगे। फिर 7 जून आया। 7 जून को पूरी प्लानिंग यही थी कि किसी भी तरह से नाबालिग बेटी घर से निकलेगी और उसके बाद वो मैसेज करके बुलाएगी। एक अभी तक पुख्ता नहीं है, लेकिन खबर ये भी है कि शायद प्लान ये था कि माँ और बाप दोनों को मारेंगे। तो उसी प्लान के हिसाब से उस नाबालिग बेटी ने इस वनखंडी मंदिर के पास माँ को मैसेज करके बुलाया। माँ पहुंची कार से ढूंढती हुई, और फिर उसने बाप को अलग बताया। वो चाहती थी कि दोनों एक वक्त में एक साथ ना हो, क्योंकि एक साथ दोनों का कत्ल करना मुश्किल होगा। वो लड़के 2 थे, उनकी भी उम्र 20 से 21 साल, और पहली बार वो कोई क्राइम करने जा रहे थे। चाकू खरीद कर लाए थे। तो पहले माँ को मारा और बाप को अलग रखा। फिर इधर जब माँ का कत्ल हो गया, तब बेटी ने फिर बाप को कहा कि आप यहाँ आ जाओ ताकि माँ से वो अलग हो। और फिर जब वो हाईवे पे उसके पिता पहुँचे तो उसने कहा मैं तो घर आ गई, और फिर वो घर पहुँचे। तो पुलिस ने अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया। 2 चूँकि 20 साल और उससे ऊपर के हैं, लेकिन
बदकिस्मती से जिस बेटी ने अपने माँ के कत्ल की साजिश रची वो माइनर है, नाबालिग है, इसलिए उसको जेल भेजा नहीं जा सकता। वो चाइल्ड रिमांड होम और या वहीं जाएगी और मैक्सिमम सज़ा इसकी शायद 3 साल होगी। जब पुलिस हिरासत में इन दोनों लड़कों से पूछताछ की जा रही थी, प्रखर और उसके दोस्त से, और जब ये क्लियर हो गया कि उसका नाम भी आ चुका है लड़की का, तो प्रखर ने पुलिस वाले से पूछा था कि अच्छा इसके बाद हमें कहाँ भेजोगे? तो पुलिस वालों ने कहा इसके बाद तुम जेल जाओगे। तो उसने कहा कि वो भी जेल आएगी क्या? उसी लड़की के बारे में पूछ रहा। तब उन्होंने बताया कि नहीं, उसकी उम्र कम है, वो दूसरे जेल जाएगी, तुम्हारे जेल नहीं जाएगी। तो कुल मिलाकर एक माँ का टोकना, एक बेटी की भलाई की बात करना और ये उम्र ना समझी की, उसमें इस टोकने और रोकने को एक बेटी किस तरीके से लेती है कि अपनी माँ की ही कत्ल की साजिश बुनती है, न सिर्फ बुनती है बल्कि उस कत्ल में हिस्सा लेती है। इस दौर में हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी बेटी ने अपनी माँ का कत्ल किया हो या फिर माँ ने बेटी का कत्ल किया हो। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि एक भी ऐसा रिश्ता बचा नहीं है जिसके साथ जुर्म ना हुआ हो। लेकिन हाँ, जब भी इस तरह की चीज़ें सुनते हैं तो फिर मतलब यकीन इसलिए नहीं होता है कि एक बेटी अपनी माँ को कैसे मार सकती है या एक माँ अपनी बेटी को कैसे मार सकती है, लेकिन यकीन न करने की कोई वजह भी नहीं है क्योंकि ये सब कुछ हम लोगों के सामने है।